नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गर्भवती बेटी की ऐसी दशा देखकर माँ ने किया कुछ ऐसा कि चाय नाश्ता करने के बाद प्रेमा जी बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। आज उनकी बेटी की रिपोर्ट आनी थी। हालांकि उसकी प्रेगनेंसी 7 महीने पूरे कर चुकी थी, मगर उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख डॉक्टर ने सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट करवाए थे। बस प्रेमा जी अभी अपनी बिटिया के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से पता चले कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। तब उनके कलेजे को ठंडक पड़ी। इतने में फ़ोन बजा और प्रेमा जी इधर उधर देख हॉल से अपने कमरे की तरफ भागी। तुरंत फ़ोन उठाकर पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? बस एक बार बता दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कोई आवाज़ ना सुनकर वो फिर बोली, अरे बोल दे, मेरी जान निकली जा रही है। उधर रीना सोनोग्राफी रिपोर्ट हाथ में लिए सिसकती हुई बोली, मेरे बच्चे का विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ और बहुत कमज़ोर भी है। मुझे एनीमिया निकला है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरी डिलीवरी में बहुत रिस्क है। या तो मैं या बच्चा, किसी एक की जान ही बचेगी। माँ डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है मुझे कि अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है, मगर आप तो मेरी सास को जानती हैं, 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाने भी नहीं देती। अगर कभी भूख लगी हो तो कहती है ज़्यादा खाएगी, शरीर फूल जाएगा, फिर नॉर्मल डिलीवरी के बजाय ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इतना खर्चा कौन करेगा? मुझे भूख, थकान और कमजोरी महसूस होती है, मगर कभी भी मुझे आराम नहीं करने देती। कहती है हाथ पैर चलाती रहो, स्वस्थ रहोगी, वरना ऐसे तो खटिया पकड़ लेगी तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? बेटा, दामाद जी से बात कर, यह रिपोर्ट उन्हें दिखा और बता तुझे खाने पीने और आराम करने की कितनी ज़रूरत है। प्रेमा जी ने रीना से कहा। विवेक जी तो अपनी माँ के कहे पर ही चलते हैं, आज्ञाकारी पुत्र जो ठहरे। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ तब से महीने में 1-2 बार इस शहर से वापस आते हैं। और तो और सास मुझे फ़ोन भी नहीं करने देती। कहती है बार बार मेरे बेटे को फ़ोन करके परेशान मत किया करो, बेचारा मेहनत करता है, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अभी सास सत्संग में गई है, इसलिए तुमसे इतनी बात कर पा रही हूँ, वरना वो मुझे कहीं भी फ़ोन नहीं करने देती। माँ, मुझे इस नर्क से वापस बुला लो। बोलते हुए रीना फफक पड़ी। अपने जिगर के टुकड़े का रोना सुन प्रेमा जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने लाड प्यार से पाली बेटी की ऐसी हालत देख उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर पलटी ही थी तो देखा सामने बहू सिया खड़ी थी, जो अपनी सास और ननद की बात स्पीकर ऑन करने की वजह से सुन चुकी थी। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे 7 समुद्र सी आंखें थी, मगर चीख चीख कर कह रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी। 3 साल पहले सिया इस घर की बहू बनकर आई, जिसने पूरे मन से अपने ससुराल में रमने की कोशिश की, हर किसी को खुश करने में लगी रहती है, मगर शिकायतें खत्म ही नहीं होती। इस बीच जब वह गर्भवती हुई तो पहले की तरह जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती थी, जिसको लेकर प्रेमा जी एक ही ताना मारती, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, घर परिवार संभाला है, तुम कुछ अनोखा काम नहीं कर रही हो, जो आराम करने के बहाने ढूंढती रहती हो। यहाँ तक कि उसके खान पान में भी कमी कर दी और बाहर से कुछ लाने की अनुमति तो थी ही नहीं। घर में जो बनता वह भी जब सब खा लेते
उसके बाद उसे खाने को मिलता। यही नहीं, कोई तकलीफ होने पर डॉक्टर के पास ले जाने में भी उन्हें बड़ा कष्ट होता और कहती, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटोगी तो पैसा तो बर्बाद होगा ही, साथ में तुम्हें दवा खिलाकर ही मार देगी। एक दिन सिया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं कुछ दिन अपने मायके रह आती हूँ, मेरा मन बदल जाएगा। तब प्रेमा जी बोली, बहू तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए मायके भेज दिया। और तुम्हारी माँ तो है ही नहीं, फिर तुम क्या सोचती हो तुम्हारी भाभी तुम्हें आराम कराएगी? कभी नहीं। और तुम यहाँ से चली गई तो काम कौन करेगा? देख, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है। रीना का तो तुम्हें पता ही है, वह इस घर की लाडली बेटी है। वह तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पी सकती, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? सिया अपनी सास की जली कटी सुनकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब सिया का पति घर आया तो उसने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने कहा, माँ अनुभवी है, तुम उसके कहे पर ही चलो, देखना तुम्हारी डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। किसी लापरवाही के चलते सिया को समय से पहले दर्द होने लगा, मगर सास ने यह बोलकर उसे चुप करा दिया कि बच्चा अपने समय पर ही आता है, यह छोटे मोटे दर्द तो उठते रहते हैं, चुपचाप काम में लगी रहो, कोई दर्द तुम्हें याद नहीं आएगा। मगर यह क्या, अगली सुबह से उसे असहनीय दर्द और ब्लीडिंग होने लगी और वह बेहोश होकर गिर गई। तब जाकर पति राज ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां बहुत ही मुश्किल से जच्चा और बच्चा दोनों की जान बची। डॉक्टर ने भी राज को खूब खरी खोटी सुनाई कि आपने अपनी पत्नी की जान कितने बड़े खतरे में डाल दी थी। इस बात का आपको अंदाजा भी है। 1 मिनट की भी देरी और हो जाती तो दोनों मर चुके होते। इतना सुनते ही राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डॉक्टर से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी ऐसा वादा किया। बस उस दिन से सिया का मन अपने ससुराल वालों के लिए खट्टा हो गया। अब वह किसी की नहीं सुनती, चाहे कितनी भी लड़ाई हो, अपनी बात पर अड़ी रहती। इसलिए अब वो असंस्कारी और बुरी बहू बन चुकी थी। मगर सिया को समझ में आ गया था, अगर हक के लिए लड़ाई नहीं करेगी तो कल को उसे और उसके बेटे दोनों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि प्रेमा जी को इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता था। मगर आज जब अपनी बेटी तड़प रही थी तो उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई देने लगा। माँ जी, एक काम कीजिए, अभी आप प्रभा आंटी को फ़ोन करिए और कहो आप दीदी की डिलीवरी मायके में कराना चाहती हैं, मगर उसकी सास बहुत खड़ूस है, रीना को नौकरानी बनाकर रखा है, घर के सारे काम करवाती है। दामाद जी भी अपनी माँ की कोई बात नहीं काटते, इसलिए उसका एक छत्र राज चलता है। सास ने पता नहीं कहाँ से पुराने जमाने की आटा चक्की मंगा ली है और रीना से रोज चलवाती है। कहती है तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, सारे खर्चे बच जाएंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, आप फ़ोन लगाइए, मैं सब संभाल लूँगी। सिया ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी सास से कहा। अपनी बहू के कहने पर प्रेमा जी ने रीना की सास प्रभा जी को फ़ोन लगाया। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, रीना को मायके भेज दीजिए। आपके हाँ होते ही राज को तो प्रभा जी बीच में ही बोली, प्रेमा जी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बहू की सेवा करने की बारी आई तो हमने उसे मायके भेज दिया,
और फिर हमारे घर में 2-2 शादियां आ रही हैं। घर की बहू नहीं रहेगी तो पूरी दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। घर का सारा काम भी तो उसे ही करना है। आखिर घर में लोग बहू किस लिए लाते हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं। उनकी कड़वी बातें सुन प्रेमा जी तिल भी ना उठी। सच उनकी सोच भी तो इतनी ही घटिया है। उन्होंने कौन सा अपनी बहू को मान सम्मान दिया, कब उसकी परवाह की, कब उसे इंसान समझा। वो तो आज उनकी बेटी पर गुजर रही है तो कल ठिकाने आ गई। प्रभा जी की बातें सुन सिया बोली, आंटी जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहू तो काम करने के लिए आती है। चलो अच्छा ही हुआ कि आपने खुद ही मना कर दिया, हमारी जान छूटी। मतलब कहना क्या चाहती हो? प्रभा जी ने कहा, यही कि अगर रीना दीदी यहाँ आ जाती तो हमारा कितना खर्चा बढ़ जाता, ऊपर से डिलीवरी। आखिर किसे पता है नॉर्मल होगी या ऑपरेशन से। सुना है लाखों खर्च होते हैं अस्पताल में, उसके बाद जच्चा बच्चा की देखरेख, खाना पीना। सच में आप बहुत महान हैं जो इतना खर्चा भी करेंगी और बहू की इतनी सेवा करेंगी। हम तो धन्य हो गए आप जैसी महान सास पाकर। सिया की बात सुन प्रभा जी सोचने लगी, हे भगवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ काम का ही सोच रही हूँ, खर्चों के बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। सच आजकल कितना पैसा खर्च होता है। अगर मैं बहू को मायके भेज दूँ तो सब कुछ फ्री में हो जाएगा। सोचकर तपाक से बोली, अरे बेटी, अब प्रेमा जी का इतना मन है तो मैं उन्हें उनकी बेटी से अलग कैसे करूं? उनका भी मन होता होगा अपनी बिटिया को अपनी आंखों के सामने रखने का, लाड चाप करने का। बेटी एक काम करो, राज को कल ही भेज दो, मैं खुद उसकी पैकिंग करूंगी और आप उसे 6 महीने से पहले मत भेजना। हाँ, मैं अस्पताल आकर अपने पोते का मुंह जरूर देखूंगी, कहते हुए फोन रख दिया। इधर प्रेमा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभा जी को अचानक क्या हुआ। तब सिया बोली, जब लोग कुटिल और लालची होते हैं तो उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो उन्हें समझ में आ जाता है। वही हुआ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो मैंने उंगली टेढ़ी कर दी। बहू की बात सुन प्रेमा जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने बहू को कितना तंग किया, मगर आज इससे मेरी परेशानी देखी नहीं गई। काश मैं भी पत्थर दिल ना होती और अपनी बहू का दर्द समझती। सोचते हुए बोली, सिया बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुमने आज मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा। माँ जी, आप आगे कुछ कहें इससे पहले आप मेरी बात सुन लो। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, ना ही मैं आपको माफ़ कर पाऊंगी। मुझे आपके मुंह से बुरी बहू कहलाना ही पसंद है। आप मुझे वही कहिए। आपने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। रीना मेरी ननद है, यह सोचकर मैंने मदद नहीं की। एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है, बस मैंने अपनी इंसानियत निभाई है। कहते हुए वे अपने कमरे में चली गई। अब प्रेमा जी के पास अपने किए पर अफसोस के अलावा और कुछ नहीं था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।